नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 180 घंटे हो चुके हैं, 53 मिनट बीत चुके हैं। यूक्रेन और रूस की जंग के इन घंटों में सिर्फ बर्बादी का मंजर दिखा है। आज 8वां दिन है। लड़ाई बंद करने की कोशिशें हर तरफ से की जा रही है, लेकिन पुतिन मान नहीं रहे। अब से कुछ देर पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन से पुतिन की बातचीत हुई। बात करने के बाद उन्होंने कहा कि जंग का सबसे बुरा दौर अभी आना बाकी है। उधर रूस और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच बेलारूस में दूसरे दौर की बातचीत शुरू हो चुकी है। यूक्रेन की तरफ से 3 शर्तें रखी गई हैं रूस के सामने। पहली शर्त यह है कि फौरन सीज फायर किया जाए, यानी गोलीबारी रोक दी जाए। दूसरी शर्त यह है कि दोनों देश आधिकारिक युद्ध विराम के लिए राजी हो जाए। तीसरी शर्त यह है कि तबाह हो चुके इलाकों से नागरिकों को बाहर निकलने का रास्ता दिया जाए। अब रूस ये तीनों शर्तें मानता है या नहीं, बैठक के बाद सबके सामने होगा। लेकिन आज 8वें दिन युद्ध की तस्वीर कैसी है, इसे आपको नक्शे के जरिए दिखाने की कोशिश करती हूँ। आज रूसी सैनिकों ने खैरसोन पर कब्जा कर लिया है। पिछले 8 दिनों से खैरसोन पर कंट्रोल की जो लड़ाई है वो चल रही थी और ये मैप आपके सामने है। इसके अलावा एक तो खैरसोन अपने कब्जे में किया, इसके अलावा मेरियोपोल पर भी कब्जा हो चुका है। दोनेत्स्क और लुहांस्क पहले से ही रशिया के अधिकार क्षेत्र में आ चुके हैं। वहीं खार्किव और सुमी, राजधानी कीव, इन पर कब्जे की लड़ाई अभी चल रही है। दोनों ही तरफ से जबरदस्त गोलाबारी हो रही है और माना यह जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में रूसी सैनिक इन इलाकों पर भी कब्जा जमा ही लेंगे। फिलहाल यूक्रेन में शहर के शहर तबाह हो गए हैं। इमारतें, सड़कें, इलाके जो कभी लोगों की चहल पहल से गुलजार हुआ करते थे, वहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर है। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आज के दिन कैसा रहा, यूक्रेन के शहरों का हाल आपके सामने रखते हैं। यूक्रेन पर रूस का हमला हुए करीब 200 घंटे हो चुके हैं। हमले की रफ्तार लगातार रूसी सेना बढ़ाती जा रही है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें सामने आ रही है, उनमें नजर आ रहा है कि रूसी सेना किस तरह शहरों को तबाह करती आगे निकल रही है। जंग की वजह से हो रही तबाही के निशान डराने वाले हैं। हर तरफ बर्बादी और विनाश की तस्वीरें दिख रही है। हजारों इमारतें मिसाइल अटैक में धराशायी हो चुकी है। यूक्रेन का शायद ही कोई बड़ा शहर बचा हो जहां रूसी हमले ने विध्वंस ना मचाया हो। अब तक की जानकारी के मुताबिक दोनों देशों की सेनाओं को भी भारी नुकसान की खबर है। दोनों देश एक दूसरे के नुकसान को लेकर दावे कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के दावों के मुताबिक किसे कितना नुकसान हुआ है, उसका आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। दावों के मुताबिक हमले में अब तक यूक्रेन के 2870 और रूस के करीब 9000 सैनिक मारे जा चुके हैं। दावे के मुताबिक यूक्रेन के 606 और रूस के 1117 टैंक और गाड़ियां नष्ट हुई हैं। वहीं यूक्रेन के 39 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया है, जबकि रूस के 11 ऐसे सिस्टम बर्बाद हुए हैं। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 62 विमानों को गिरा दिया है, जबकि यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के 30 विमानों को गिराया है। यूक्रेन के 67 मल्टीपल रॉकेट सिस्टम, जबकि रूस के 42 ऐसे सिस्टम नष्ट होने का दावा हो रहा है। यूक्रेन की 227 आर्टिलरी तबाह की गई है, जबकि रूस की 90 आर्टिलरी नष्ट हुई है। यूक्रेन के 53 यूएवी को मारने का दावा है, जबकि रूस के कितने यूएवी मारे गए हैं, इसकी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। अगर इन दावों को सच मान लिया जाए तो दोनों ही देशों को जान माल का भारी नुकसान हुआ है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि पुतिन को लग रहा था कि हमले के कुछ ही घंटों के अंदर यूक्रेन पर कब्जा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। Які будувалися роками, підло, прораховано, з ненавистю до нашої країни, до наших людей, до будь-яких людей, які мають дві речі – свободу і серце. Але ми їх зупинили і б'ємо. Наші військові, наші прикордонники, наша тероборона. सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? हफ्ते भर बाद भी यूक्रेन पर कब्जा करने में रूस जैसी मजबूत सेना कामयाब क्यों नहीं हो पाई है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन की सेना को कमतर आंकने की गलती की, जिसका नतीजा सबके सामने है। So the operation began too late. That's Putin's personal mistake. The organization and
moral readiness to fight of the Ukrainian military were underestimated. They turned out to be not bad at all. Russia failed to win total air superiority and control of the airspace over all of Ukraine. That's also a big minus for them. लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि रूस ने जिस पैमाने पर अटैक किया है उसके जरिए वो आज नहीं तो कल यूक्रेन पर कब्जा कर ही लेगा। ऐसे में ये सवाल उठता है कि यूक्रेन के हारने के बाद पुतिन क्या करेंगे। अगर यूक्रेन हार जाता है तो पुतिन जो है वहाँ पे एक अन्य सरकार की स्थापना करेंगे और जिसके साथ वो कोशिश करेंगे कि दुनिया को दिखाया जाए कि यूक्रेन की नई सरकार ने उनके साथ सुलह कर ली है। मुझे लगता नहीं कि जिस तरीके की विजय की उम्मीद रूस कर रहा था वो संभव हो पाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि रूस भी चाहेगा कि बातचीत के माध्यम से कोई उसको फेस सेवर मिल जाए, जिससे कि वो दिखा सके कि हाँ हमने विजय प्राप्त कर ली और अब हम शांति चाह रहे हैं या युद्ध विराम चाह रहे हैं। देखिए, जंग के बीच यूक्रेन और रूस के अधिकारियों में बातचीत अभी चल रही है। युद्ध रोकने के लिए दोनों एक दूसरे के सामने अपनी अपनी शर्तों को रख रहे हैं। यूक्रेन को भी पता है कि रूस के सामने ज्यादा दिनों तक वो टिक नहीं पाएगा। ऐसे में पुतिन अगर जीत जाते हैं तो यूक्रेन की सत्ता के लिए उनके पास किस तरह के विकल्प हो सकते हैं, ये आपको बताते हैं। पहला ऑप्शन तो ये हो सकता है कि पूरी तरह से कब्जा करके यूक्रेन को रूसी संघ का हिस्सा बना ले पुतिन। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि यूक्रेन को पूर्व और पश्चिम दो भागों में बांट दे और दोनों ही जगह पर कठपुतली सरकार बिठा दे, या फिर नाटो में शामिल ना होने की जो शर्त है वो यूक्रेन से मनवा ले और बाकी इलाकों को छोड़कर क्रेमिया की तरह जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो पोर्ट सिटीज हैं, बंदरगाह वाले इलाके, उन पर वो कब्जा अपना जारी रखे। यानी क्रेमिया, खैरसोन, दोनेत्स्क, लुहांस्क, लीव और खार्किव पर वो अपना कब्जा बनाए रखे। हालांकि ये तो बाद की बात है। फिलहाल राजधानी कीव की जो लड़ाई है उसमें दोनों ही देशों की सेनाएं भिड़ी हुई है और पूरी ताकत से भिड़ी हुई है। खैरसोन पर रूस का कब्जा हो चुका है। कीव पर कब्जे की लड़ाई जारी है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख चुका है कि रूसी सेना उसे चारों तरफ से घेर चुकी है। हजारों की तादाद में टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां, जवान कीव के चारों तरफ मौजूद हैं, लेकिन यूक्रेनी सेना भी उन्हें जबरदस्त टक्कर दे रही है। There's a very difficult situation around Kyiv, and that's very serious. There can be a possibility that Ukrainians will counterattack, and that's going to be very serious probably. कीव की ये लड़ाई भी कुछ ही दिनों की बात है, लेकिन इस बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पुतिन के एक और प्लान को लीक कर दिया है। ये वीडियो उनके दोस्त बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का है। इस वीडियो में वो अपने अधिकारियों को रूस यूक्रेन वॉर की ब्रीफिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में छड़ी लिए वो यूक्रेन के नक्शे पर कुछ समझा रहे हैं। इसी बीच नक्शे में एक और देश का नाम भी नजर आता है, जिससे पुतिन के अगले प्लान का खुलासा हो जाता है। इसके मुताबिक पुतिन के हमले का अगला टारगेट यूक्रेन से सटा छोटा सा देश मोल्डोवा है। मोल्डोवा यूक्रेन की पश्चिमी सीमा से सटा छोटा सा देश है। ये भी सोवियत संघ से ही अलग हुआ था। लुकाशेंको के वीडियो के मुताबिक पुतिन इस पर हमला कर सकते हैं। इस वीडियो के लीक होने के बाद चर्चाएं बेहद गर्म है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए, मोल्डोवा हो सकता है क्योंकि मोल्डोवा यूक्रेन के आगे है, पर मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मोल्डोवा पे जाने के लिए उनको यूक्रेन का पूरी तरह कब्जा करना जरूरी है और यूक्रेन की जो सीमा है वो काफ़ी लंबी है और जिस तरीके का युद्ध अब यूक्रेन में हो रहा है, जिसे गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं, अगर उस तरीके का युद्ध चलता रहा जहां एक आम आदमी युद्ध कर रहा है, तो मुझे लगता नहीं कि मोल्डोवा पे हमला करना यूक्रेन के लिए आसान होगा। मुझे जो लगता है कि अगर इनका जो उद्देश्य था कि अगर ये यूक्रेन में त्वरित सफल हो गए होते तो शायद जॉर्जिया अगला राष्ट्र हो सकता था। अब देखना होगा कि लुकाशेंको का ये वीडियो अनजाने में लीक हुआ है या ये जानबूझकर लीक किया गया है, जिससे मोल्डोवा जैसे छोटे देश पर रूस का दबाव बढ़ाया जा सके। फिलहाल रूसी सेना 8 दिन बाद भी कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है।
देखिए, यूक्रेन संकट को 8 दिन बीत चुके हैं। ना तो जंग रुकी है, ना ही रुकने के संकेत कहीं दिख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सिर्फ रूस की जिद से जंग की लपटें नहीं बुझ रही है, या फिर जंग पर ब्रेक ना लगने के लिए कुछ और लोगों की जिम्मेदारी बन रही है और वो दिख रही है। ये सवाल आज इसलिए उठा रहे हैं हम क्योंकि अमेरिका जैसा देश, उसकी तरफ से जंग रोकने से जुड़ा कोई एक बयान आया हो तो बता दीजिए पिछले 8 दिनों में, एक बयान। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका समेत उसके ज़्यादातर सहयोगी देश जंग के मुहाने पर, इनफैक्ट जंग में पूरी तरीके से अपने आप को झोंक चुके यूक्रेन को लगातार हथियार और हथियारों की सप्लाई करने का आश्वासन भी दे रहे हैं और कर भी रहे हैं। इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या यूक्रेन संकट से अमेरिका के कारोबारी फायदा जुटा रहे हैं, और क्या कारोबारी फायदे की वजह से जंग पर लगाम लगाने की कोशिशों में कमी दिख रही है। इसी का विश्लेषण अब हमारी इस रिपोर्ट में देखेंगे। लाख लोग रेफ्यूजी बन चुके हैं। खून जमाने वाली सर्दी में पैदल ही जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। ये तस्वीरें हमने आपको इसलिए दिखाई ताकि आप जंग की तपिश को महसूस कर सके। कोई भी यही चाहेगा कि पहले जंग बंद हो, फिर विवाद सुलझाया जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयानों में अब तक जंग की आग बुझाने की बजाय भड़काने वाले शोर ज्यादा सुनाई पड़ रहे हैं। Together with our allies, we're providing support to the Ukrainians in their fight for freedom. Military assistance, economic assistance, humanitarian assistance. We're giving more than $1 billion of direct assistance to Ukraine, and we'll continue to aid the Ukrainian people as they defend their country and help ease their suffering. We must keep the momentum going. We must do everything we can to help the Ukrainian people, to hold Russia accountable, to match our strong words with strong actions. युद्ध में जब आग के शोले बरसने लगते हैं तो पहली कोशिश उन शोलों को बुझाने की होती है, लेकिन रूस और यूक्रेन की इस जंग में एक बार भी अमेरिका की तरफ से इन शोलों को बुझाने की कोशिश नहीं हुई। उल्टे अमेरिका के बयान यूक्रेन को भड़काने वाले ही रहे हैं। जाहिर तौर पर ऐसे हालात में कुछ एक्शन भी ऐसे हुए जिन्होंने यूक्रेन का हौसला युद्ध के लिए बढ़ाया ही है। किसी भी जंग में अगर हथियार की सप्लाई जारी रहे तो जंग लंबी ही खिंचती है। रूस यूक्रेन की जो ये जंग है शुरू होने के बाद से आप देखिए, अमेरिका यूक्रेन को $35 करोड़ के हथियार देने का ऐलान कर चुका है, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन से लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट तक शामिल है। फ्रांस भी यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट गन और डिजिटल हथियार दे रहा है। ऐसे देशों की लिस्ट लंबी है। यानी एक तरफ तो आप जंग को उकसाने वाले बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ हथियारों की खेप पहुंचा रहे हैं। इसी वजह से अमेरिका पर यह सवाल उठ रहे हैं कि वो जंग को अपने आर्थिक फायदे के नजरिए से देख तो नहीं रहा। अमेरिका की ओर से जंग रोकने वाले बयान न आने की वजह से ये सवाल उठ रहा है कि क्या जंग उसके लिए फायदे का सौदा बन गई है, क्योंकि जिस दिन से शोले बरसने शुरू हुए हैं उस दिन से दुनिया की कारोबारी हलचल को बारीकी से देखा जाए तो अमेरिका चौतरफा फायदे में नजर आ रहा है। जंग की वजह से रूस पर लगी पाबंदियों के बाद दुनिया में अमेरिका की प्राकृतिक गैस की मांग बढ़ गई है। डॉलर मजबूत हुआ है। अमेरिका का व्यापार भी उछाल के संकेत दे रहा है। इसके अलावा जंग हथियार के व्यापार का बड़ा जरिया हमेशा से रहा भी है। इस समय जंग किस तरफ जाता है कोई नहीं जानता। क्या यूक्रेन हार जाएगा, क्या ये जंग जो है लंबी होगी, इंसर्जेंसी में कन्वर्ट कर देगी, हम केवल स्पेकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अनुमान लगाने में कोई शर्म नहीं है। अगर वास्तव में रशिया जीत जाता है और यूक्रेन हार जाता है तो वहाँ पे पपेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की जाएगी। सिर्फ यही नहीं, रूस पर लगी पाबंदियों और जंग के लंबा खिंचने से विश्व व्यापार में जो हलचल हो रही है वो भी अमेरिका के पक्ष में ही दिखती है। देखिए, रूस पर प्रतिबंधों के बाद दुनिया में जो कारोबारी हलचल है वो अमेरिका को किस तरह से फायदा पहुंचा रही है, उसका अंक गणित आपके सामने रखती हूं। अमेरिका को पहला फायदा नेचुरल गैस के कारोबार से हो रहा है, क्योंकि रूस से यूरोपियन यूनियन हर साल 200 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस आयात करते हैं। अब प्रतिबंधों के बाद ये आयात घटकर 72 बिलियन क्यूबिक मीटर पर आ गया है, जबकि इस बीच अमेरिका अपना उत्पादन 1 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर बढ़ा चुका है। यानी प्रतिबंधों के कारण अमेरिका को अपने नेचुरल गैस के लिए यूरोप का बाजार मिल जाएगा।
दूसरा फायदा डॉलर की मजबूती, क्योंकि जंग से यूरोप का वातावरण असुरक्षित हुआ, सीधा फायदा डॉलर को मिला, वो मजबूत हुआ। 2014 के क्रिमिया संकट में भी डॉलर 9% मजबूत हुआ था। इस जंग के शुरू होने के बाद भी डॉलर में लगातार मजबूती देखी जा रही है। जंग से गणित के पैमाने पर अमेरिका को तीसरा फायदा कारोबार का है, क्योंकि रूस और यूरोप का सालाना व्यापार लगभग 282 बिलियन डॉलर का है। अमेरिका और रूस का सालाना व्यापार 34 बिलियन डॉलर का है। रूस पर प्रतिबंधों से यूरोप में रूस के सामानों की कमी पूरा करने के लिए अमेरिका को खुला बाजार मिल रहा है। रूस से व्यापार कम होने के कारण इसका असर अमेरिका पर ज्यादा नहीं पड़ रहा है। जंग हमेशा से हथियारों के सौदे के लिए सबसे बड़ा जरिया बनी रही है और इस वक्त रूस के कड़े रुख से यूरोप के देशों में घबराहट बढ़ गई है। जर्मनी ने अपना रक्षा बजट 110 बिलियन डॉलर बढ़ा दिया है। यूरोप के कई देश रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यात करने वाला देश भी है, मत भूलिए। ऐसे में यूरोपीय देशों में अमेरिकी हथियार की मांग बढ़ जाएगी। यानी यूक्रेन संकट अमेरिका को कई आर्थिक फायदे दे रहा है। जंग के कारण कच्चे तेल के दाम में जो इजाफा हो रहा है, अमेरिका को उससे दोहरा मुनाफा हो रहा है। इसका गणित समझ लीजिए आप। दरअसल दुनिया की ऊर्जा की जरूरत पूरा करने वाले देशों में रूस भी एक अहम मुल्क है। उस पर पाबंदी लगने से कच्चे तेल और गैस के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं और ये अमेरिका को फौरन फायदा देने वाला सौदा साबित हो रहा है, क्योंकि अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। वो अपना उत्पादन लगातार बढ़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ने से उसका मुनाफा बढ़ जाता है। अमेरिका का तेल कारोबार जीडीपी में 8% की हिस्सेदारी रखता है। मुनाफा बढ़ते ही अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था पर असर बढ़ता है। यूक्रेन और रूस के बीच तनातनी 24 फरवरी 2022 से शुरू हुई थी। उस समय कच्चा तेल लगभग $99 प्रति बैरल था, जो कि आज 8वें दिन 3 मार्च 2022 को बढ़कर $119 प्रति बैरल हो गया है, जो कि लगभग 20% वृद्धि को दर्शाता है। मौजूदा कच्चे तेल की कीमत पिछले 9 साल के उच्चतम स्तर पर दर्ज की गई है। हालांकि तेल के दाम बढ़ने का फायदा हर तेल उत्पादक देश को हो रहा है, लेकिन अमेरिका के लिए ये सौदा दोहरे फायदे वाला है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से दुनिया के सभी तेल उत्पादक देशों को फायदा होता है, लेकिन अमेरिका के लिए तेल के दाम में इजाफा उसके फायदों की लिस्ट में एक और चीज जोड़ देता है, वो है शेल गैस का। पहले आपको शेल गैस है क्या उसके बारे में बता दूं। शेल गैस जमीन के काफी नीचे चूना पत्थर की चट्टानों के बीच से निकाली जाती है। इसे निकालने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है और इसीलिए शेल गैस निकालने का खर्च भी बहुत ज्यादा होता है। इस वक्त अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा शेल गैस उत्पादक है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया की तेल डिमांड का 12% शेल गैस से पूरा हो सकता है, लेकिन इसे निकालने की कीमत का जो कीमत जो है वो रास्ते का रोड़ा बन जाती है। इसी समीकरण से तेल का दाम बढ़ना अमेरिका के लिए दोहरे फायदे का सौदा बन जाता है। शेल गैस निकालने की लागत को अलग तेल के दाम की तुलना में देखा जाए तो $90 प्रति बैरल तक वो पहुंच जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कच्चा तेल $90 प्रति बैरल से ज्यादा है तभी शेल गैस फायदे का सौदा हो जाएगी। अब जैसे ही कच्चा तेल $90 प्रति बैरल से कम होगा, शेल गैस घाटे का सौदा हो जाएगी और उत्पादन उसका बंद पड़ जाएगा। और इसीलिए यूक्रेन संकट से तेल का दाम बढ़ना अमेरिका के लिए शेल गैस का उत्पादन बढ़ाने का एक बेहतरीन मौका बन गया है। और इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि जंग ना रुकने में सिर्फ ये 2 मुल्क है या पीछे से भी बहुत कहानियां आगे आ रही है। युद्धग्रस्त इलाके में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है। सरकार का दावा है कि जब से उन्होंने एडवाइजरी जारी की है तब से 18,000 भारतीय यूक्रेन छोड़ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में 15 फ्लाइट्स लैंड की है। 3,000 से ज्यादा भारतीय वापस आए हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत 30 फ्लाइट्स आ चुकी हैं। 6,400 भारतीयों को वतन वापस लाया गया है और अगले 24 घंटे में 18 फ्लाइट्स और आएंगी।
सरकार का अनुमान है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में ज्यादातर भारतीय वापस आ चुके होंगे, लेकिन उन भारतीयों का क्या होगा जो सरकार की एडवाइजरी के बाद भी खार्किव से निकलकर यूक्रेन के बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाए हैं। इन्हें सुरक्षित भारत लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये यूक्रेन का खार्किव शहर है जो रूस के हमले में पूरी तरह से उजड़ चुका है। 15 लाख की आबादी वाले इस शहर में सिर्फ तबाही ही नजर आ रही है। हर तरफ टूटी इमारतें हैं, खंडहर मकान हैं, वीरान सड़कें हैं, सुनसान गलियां हैं। रूस ने बीती रात इस शहर पर इतने बम गिराए कि हर तरफ मौत का सन्नाटा है। इस शहर में कल तक भारत के हजारों छात्र थे जो यहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। भारत को पता था कि रूस खार्किव पर बड़ा हमला करने वाला है, इसीलिए कल ही भारत ने अपने सभी छात्रों को खार्किव छोड़ने को कह दिया था। ये तक कह दिया गया था कि हो सके तो छात्र पैदल ही निकल जाएं। Urge all our nationals to leave Kharkiv immediately to the safe zones or further westwards using any means available, including on foot, and keeping safety in mind. यूक्रेन के खार्किव के इलाके में लड़ाई तेज हुई तो भारत ने 2 मार्च की शाम 6 बजे तक यूक्रेनी वक्त के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को और खास तौर पर छात्रों को खार्किव छोड़ने के लिए कहा था। लेकिन युद्ध के ऐसे हालात में क्या सुरक्षित निकलना इतना आसान है? ऐसे में सवाल इस चीज को लेकर भी है कि क्या अब भी कुछ छात्र खार्किव के इलाके में फंसे हुए हैं। जैसे ही भारत सरकार की एडवाइजरी इन भारतीय छात्रों तक पहुंची, वो फौरन ही निकल पड़े। यहाँ से उन्हें लीव पहुंचना था जो यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में है, लेकिन जैसे ही भारतीय छात्र रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, उन्हें ट्रेन में चढ़ने ही नहीं दिया गया। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि भारतीय छात्रों को ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जा रहा। पहले तो यूक्रेनी अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया कि सिर्फ महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर बचाया जा रहा है, लेकिन भारतीय लड़कियों को भी ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया गया। हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे थे बहुत मुश्किल से 8 किलोमीटर ट्रैवल करके अपने हॉस्टल से पैदल। बट हम जैसे ही रेलवे स्टेशन पे गए तो वहां पे जितने यूक्रेनियंस थे उन्होंने हमें चढ़ने नहीं दिया। वहां पे लड़ाई होने लग गई और मतलब गन एयर फायरिंग हुई थी और कुछ लड़के लड़कियों को पीटा जा रहा था, तो हम लोग अबॉर्ड नहीं कर पाए थे ट्रेन। उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट खार्किव से पैदल चल के अभी पिसोचिन आए हैं, जो कि न्यूट्रल बॉर्डर है खार्किव और रशिया के बीच में। ये सेजल है जो अपने सैकड़ों साथियों के साथ कल खार्किव से निकली थी और जब उन्हें ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया गया तो वो पैदल ही रूस के बॉर्डर की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में सेजल अपने पिता से बात करती रही, उनको बताती रही कि किस तरीके की परेशानियां उनके साथ रास्ते में आ रही हैं। इस बातचीत का ऑडियो हमारे पास है, आप भी जरा सुनिए कि किस तरीके से सेजल के पिता उनका हौसला बढ़ाते रहे और उन्हें बताते रहे कि ऐसे हालात में सुरक्षित कैसे निकलना है। चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं रुक रहे। कहाँ पर हो बेटा, कुछ आइडिया? खराब हो गए, पेट में छाले हो चुके हैं। कोई बात नहीं बेटा, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, हिम्मत। आपको पता है मेरे सामने बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। मेरी बात सुनो, 2-3 बेटा शॉर्टली मेरे से बात करते रहो। एक तो फोन की बैटरी बचा कर रखो, तुमको अभी कल और आज और कल पूरा करना। बात नहीं कर रही हूँ मैं आप लोगों से ज्यादा। नहीं, मेरी बात सुनो, जब भी शेलिंग होती तो लेट जाना है या किसी गड्ढे में घुस जाना है। शेलिंग नहीं हो रही है, अब बॉम्ब ब्लास्ट आंखों के सामने हुआ था। हाँ, बॉम्ब ब्लास्ट भी अगर होगा, जैसे तुम्हें बॉम्ब ब्लास्ट सुनाई देता ना, तो थोड़ी देर के लिए गड्ढे में घुस जाना। गड्ढे में नहीं, सब वाइब्रेट हो गया था भाई, पूरी धरती वाइब्रेट हो गई थी। हाँ, नहीं, हाँ, मेरे को तो रोना जैसा। लेट कोई बात नहीं, हिम्मत रखे रहो, लेट जाना, ठीक है? हाँ। और तुम तो मेरा ब्रेव गर्ल है बेटा, बहुत बहादुर लड़की हो तुम। इसके बाद सेजल और उसका ग्रुप 30 किलोमीटर पैदल चलकर रूस बॉर्डर की तरफ पहुंचा, जहां उन्हें पिसोचिन नाम की एक जगह पर रखा गया है। As you know, yesterday in Kharkiv, we issued an advisory for all Indians to leave the city by 6 p.m. local time. Pursuant to this, a large number of students left and are currently in the nearby city of Pisochin. We estimate this number to be around 1,000 people there. We are currently looking at transportation options to move them from there to Western Ukraine or Southern Ukraine, depending on what
transportation options work out. लेकिन बाद में कुछ लड़कियां खार्किव से लीव जाने वाली ट्रेन में चढ़ने में सफल रही। इनसे हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय लीव में मिले। इन लड़कियों ने पुष्टि की कि लड़कों को ट्रेन में चढ़ने ही नहीं दिया जा रहा था। हम अपने हॉस्टल से फ्लैग्स लेके पूरा हमारा निकले थे, हम सभी बच्चे निकले थे 700 के करीब। जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे, मेट्रो स्टेशन पे पहुँचे तो रेलवे स्टेशन पे पहुँचे, वहाँ पे बम गिरने से। लोग कैसे निकले थे, कब निकले थे खार्किव से? हम पूरे 6 बजे अपने हॉस्टल से निकले थे, फिर हम 14 किलोमीटर पैदल चलकर बोगजाल तक पहुँचे और वहाँ 9:30 बजे हमने अपनी बस ली। यहाँ की बस नहीं, ट्रेन ली। यहाँ की ट्रेन की प्रेफरेंसेस ऐसी हैं कि वो पहले यूक्रेनियन और रशियंस को चढ़ाते हैं, उसके बाद वो इंडियन लड़कियों को चढ़ाते हैं, तो उस कारण सिर्फ लड़कियाँ ही चढ़ पाई, हमारे साथ के लड़के नहीं चढ़ पाए। एंड लोग स्टेशन पे कितने लोग थे? हम लोग अराउंड 700 स्टूडेंट्स थे, तो इवन की कुछ लड़कियाँ भी रह गई थी चढ़ने से, तो लड़के अभी उनको पैदल चल के जाना पड़ा पोश्चेंको तक, तो अभी वो किसी होटल में स्टे कर रहे हैं। जो गर्ल्स हैं वो सब इकट्ठा होके फिर आप लोग बॉर्डर की तरफ जाएंगे? हाँ जी, हम पोलैंड बॉर्डर की तरफ निकल रहे हैं, तो अभी हमने टैक्सी करवाई है, तो हम कुछ काफ़ी 20-25 गर्ल्स हैं, तो हम इकट्ठे निकलेंगे साथ में ही। ऐसी एक नहीं सैकड़ों कहानियां हैं। खार्किव में मारे गए भारतीय छात्र नवीन के गांव के ही 2 और छात्र वहां पर पढ़ते हैं, अमित और सुमन। उन्होंने अपने परिवार को ये बताया कि उनके ग्रुप के करीब 1700 छात्र खार्किव से रूस बॉर्डर की तरफ निकले हैं, क्योंकि खार्किव से उन्हें ट्रेन में चढ़ने ही नहीं दिया गया, इसीलिए वो पैदल ही निकल पड़े। 20 किलोमीटर उन्होंने रात को चला है सर। आगे जाके एक छोटा सा गांव मिला है उनको, वहाँ पे एक स्कूल है, स्कूल में उनको रूम दिया गया है, उधर सेफ्टी है। अभी 20 किलोमीटर आगे गए तो रशिया बॉर्डर आएगा, डोंट वरी करके वो रात में बात किया सर। इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो छात्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अभी भी खार्किव में भारतीय स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जिन्हें जल्द से जल्द निकाला जाना चाहिए। और हम भी यही प्रार्थना और दुआ और उम्मीद करते हैं कि जितने भी बच्चे हैं बगैर एक खरोच के वतन वापस लौट आए। आज वैसे जो बच्चे वतन वापस लौटे हैं उनमें से कईयों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। यूक्रेन से लौटे छात्रों से मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी ने। इन छात्रों से वाराणसी में मुलाकात की, जिसमें छात्रों ने प्रधानमंत्री को अपने अनुभव बताए, उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री ने भी छात्रों को भरोसा दिया कि आने वाले सालों में वो देश में मेडिकल की पढ़ाई की ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि हजारों छात्रों को पढ़ाई के लिए ऐसे विदेश ना जाना पड़े। कि अगर देश में पहले से मेडिकल एजुकेशन की नीतियां सही होती तो आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। कौन माँ बाप चाहते कि इस छोटी उम्र में अकेले भेज दे? कोई माँ बाप नहीं चाहता। लेकिन हम लगे हैं। देखिए, पहले करीब 300-400 के बीच में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज थी, अब हम करीब 700 तक पहुंच गए हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज कर रहे हैं। पहले हमारे देश में कोई 80-90 हजार के बीच में सीटें थी, अब पिछले 5 साल में हम उसको 1.5 लाख तक पहुंचा दिया है। उस ड्यूरेशन में हमारे पास कोई होप नहीं था। अ सिंगल होप ओनली इज दिस कि हमारा गवर्नमेंट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर, स्पेशली यू सर, भगवान के बाद अगर घर में नाम लिया जा रहा था तो सर वो आप थे। मोदी जी हमें बचा लेंगे, अब जो भी कर सकते हैं मोदी जी कर सकते हैं, अब इससे बड़ा हम कुछ कह ही नहीं सकते सर। हमें लगा था कि हम यहाँ से अपने देश वापस नहीं जा पाएंगे, और सर 2 रात हम ऐसे गुजारे हैं जैसे लगा है कि हम मौत को कितने करीब से देख चुके हैं। बट सर, मुझे गर्व है कि मैं भारत देश का वासी हूँ, और गर्व है मुझे यहाँ के सरकार पे, सर आप पे, और सर सबसे ज्यादा गर्व मुझे महसूस होता है अपने तिरंगे पर। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी, हमारे लिए फ्लाइट्स अवेलेबल थे, हमें एयरपोर्ट जाने का एकदम आराम से सुविधाएं मिली, खाने पीने कोई दिक्कत नहीं हुआ। बहुत अच्छे से हमारे बाकी सारे स्टूडेंट जो फंसे हुए थे वो कल भी लैंड कर गए हैं, कुछ आज लैंड कर गए हैं। थैंक यू मोदी सर, हम लोगों ने बहुत आराम से हम वहाँ से निकल गए हैं। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत ही सुरक्षित तरीके से हमारे कंट्री में पहुँचाया, तो मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि आपका बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने मुझे मेरे घर तक सुरक्षित पहुँचाया, और मुझे विश्वास है कि और भी जो बच्चे फंसे हैं आप उन्हें भी जल्द से जल्द उनके घर पहुँचा देंगे। अब एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आगे हम आपको बताएंगे कि
किस तरीके से ये जो बातचीत चल रही है दूसरे दौर की यूक्रेन और रशिया के बीच में किस करवट बैठती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।